नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक पर जो शायद आपने पहले कभी इतने डिटेल में नहीं सुनी होगी। आज का एपिसोड है दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मीज, उनके बजट्स, उनके वेपन्स और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर माइनवर कैसी दिखेगी। और एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग सवाल के साथ, एंड कैरेंजे, क्या हम एलियन से लड़ सकते हैं अगर वो आए? तो दोस्तों कंफर्टेबल हो जाओ, चाय या कॉफी ले आओ और शुरू करते हैं। पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, ये पूरा एपिसोड एआई रिसर्च पर बेस्ड है, पब्लिकली अवेलेबल डेटा से लिया गया है और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी क्लासिफाइड या सीक्रेट इंफॉर्मेशन यहां शेयर नहीं की गई है। तो चलते हैं। दुनिया में आज कितनी कंट्रीज हैं? लगभग 195। लेकिन जिनके पास असली मिलिट्री पावर है वो गिने चुने हैं। आज हम बात करेंगे टॉप 20 कंट्रीज की, जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस आर्मीज हैं। शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 है चीन। हां, चाइना। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। एक्टिव सोल्जर्स की बात करें तो लगभग 20,35,000 सैनिक। रिजर्व और पैरामिलिट्री मिलाओ तो ये नंबर 30 लाख से भी ऊपर चला जाता है। चाइना ने पिछले 20 सालों में अपनी मिलिट्री को इतना बदला है कि पूरी दुनिया हैरान है। J-20 नाम का स्टेल्थ फाइटर जेट उनके पास है। DF-17 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मार्च 5 से भी ज्यादा स्पीड से चलती है, मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना फास्ट। और दुनिया की सबसे बड़ी नेवी भी चीन की है, शिप काउंट के हिसाब से। चाइना का डिफेंस बजट ऑफिशियली लगभग 2,67,000 करोड़ रुपए के बराबर है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असली स्पेंडिंग इससे काफी ज्यादा है। अब फ्लैट नंबर 2 पर आते हैं और ये सुन के आपको गर्व होगा। नंबर 2 है हमारा अपना भारत। इंडिया के पास एक्टिव सोल्जर्स हैं लगभग 14,75,000 और अगर रिजर्व और पैरामिलिट्री मिलाओ तो टोटल फोर्स 42 लाख से भी ऊपर हो जाती है। इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। हां दोस्तों, हमारी आर्मी नंबर 2 है। इंडिया का डिफेंस बजट भी बढ़ता जा रहा है। आजकल लगभग $83 बिलियन यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के AAS है। इंडिया अब सिर्फ आर्मी रखना नहीं चाहता, इंडिया खुद वेपन्स बनाना चाहता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक, प्रचंड हेलीकॉप्टर, ये सब इंडिया में ही बन रहे हैं। और एक बहुत बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने 2025 और 2026 में डिफेंस एक्सपोर्ट्स में अपना ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ा है। मतलब हम वेपन सिर्फ खरीद नहीं रहे, बेच भी रहे हैं। नंबर 3 है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब फ्लैट सुनिए ये नंबर्स ध्यान से। अमेरिका का डिफेंस बजट है लगभग $997 बिलियन, मतलब लगभग 83 लाख करोड़ रुपए। ये इतना बड़ा नंबर है कि अकेले अमेरिका बाकी टॉप 10 कंट्रीज के कंबाइंड बजट से ज्यादा खर्चता है अपनी मिलिट्री पर। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और किसी भी और कंट्री के पास 2 से ज्यादा नहीं है। F-35 स्टेल्थ जेट, B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर, एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, THAAD, ये सब अमेरिका के पास हैं। एक्टिव सोल्जर्स की बात करें तो लगभग 13,15,000 हैं। नंबर 4 है नॉर्थ कोरिया। ये एक अजीब सा देश है, बहुत ही गरीब देश, लेकिन आर्मी के मामले में पैरामिलिट्री मिलाओ तो 75 लाख से ज्यादा लोग हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है एक हिसाब से। इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो अमेरिका तक मर सकती हैं। किम जोंग अन का ये देश एक अनप्रेडिक्टेबल वाइल्ड कार्ड है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। नंबर 5 है रशिया। रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, लगभग 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। एक्टिव सोल्जर्स हैं लगभग 11,34,000। S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स ये दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स में से हैं। रशिया का अवगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मार्च 27 की स्पीड से चल सकता है, मतलब इतना फास्ट कि उससे रोक पाना आज की टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन यूक्रेन वॉर ने रशिया की कन्वेंशनल आर्मी की काफी लिमिटेशंस एक्सपोज कर दी हैं। नंबर 6 है यूक्रेन। हां, यूक्रेन वॉर के बाद से यूक्रेन की मिलिट्री कंप्लीटली बदल गई है। आज उनके पास एक्टिव और ट्रेन्ड फोर्स लगभग 7,30,000 हो गई है। दे हैव बिकम बैटल हार्डन्ड। ये एक ऐसे देश की स्टोरी है जो नेसेसिटी से मिलिट्री सुपर पावर बन रहा है। नंबर 7 है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी लगभग 6,60,000 एक्टिव सोल्जर्स की है। उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। JF-17 थंडर फाइटर जेट है जो चीन के साथ मिलकर बनाया है। पाकिस्तान की मिलिट्री को चीन से लगभग 80% वेपन्स मिलते हैं। बजट के हिसाब से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर मिलिट्री का बोझ काफी बड़ा है। नंबर 8 है ईरान। ईरान की एक्टिव फोर्स लगभग 6,10,000 है। इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो इजराइल और सऊदी अरेबिया तक मार सकती हैं। ईरान एक रीजनल पावर है मिडल ईस्ट में। नंबर 9 है साउथ कोरिया।
साउथ कोरिया वैसे तो साइज में छोटा देश है, लेकिन मिलिट्री टेक्नोलॉजी में ये दुनिया के टॉप कंट्रीज में है। एक्टिव सोल्जर्स हैं लगभग 5,55,000, लेकिन रिजर्व 31 लाख से भी ज्यादा है। हर एक कोरियन मेल को मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है। और ये इंटरेस्टिंग है, साउथ कोरिया अब एक बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। K2 ब्लैक पैंथर टैंक, K9 हॉवित्जर, FA-50 फाइटर जेट, ये सब पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UAE को बेच रहा है। नंबर 10 है वियतनाम। वियतनाम के पास एक्टिव सोल्जर्स हैं लगभग 4,82,000, लेकिन रिजर्व फोर्स 50 लाख से भी ज्यादा है। ये एक ऐसे देश की आर्मी है जिसने अमेरिका को हराया था और आज भी साउथ चाइना सी में चीन के अगेंस्ट अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है। अब फ्लैट बाकी कंट्रीज को ब्रीफली कवर करते हैं। नंबर 11 है इथियोपिया, अफ्रीका की सबसे बड़ी आर्मी। नंबर 12 है इजिप्ट, अरब वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिलिट्री। इनके पास F-16, रफाले और रशियन मिग तीनों साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं। नंबर 13 है ब्राजील, लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी आर्मी और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना रहे हैं। नंबर 14 है टर्की, जो नाटो का मेंबर भी है, लेकिन अपना इंडिपेंडेंट वेपन्स प्रोग्राम भी चल रहा है। बैरक्टर ड्रोन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। नंबर 15 है इंडोनेशिया, एक बड़ा इंडो पैसिफिक पावर। नंबर 16 है अल्जीरिया, अफ्रीका में मिलिट्री के हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट। नंबर 17 है म्यांमार। नंबर 18 है फ्रांस, यूरोप का सबसे इंडिपेंडेंट मिलिट्री पावर, अपना न्यूक्लियर डिटरेंट, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और रफाल जेट जो इंडिया ने भी खरीदा है। नंबर 19 है जापान। जापान अब एक बड़ी शिफ्ट ले रहा है, अपना डिफेंस बजट डबल कर रहा है और ऑफेंसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटीज रही हैं पहली बार वर्ल्ड वॉर II के बाद। और नंबर 20 है जर्मनी, जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रैपिड रीआर्मामेंट कर रहा है। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू टॉप 20 आर्मीज का। अब फ्लैट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब ढूंढें। सबसे पहले, पैसा कौन खर्चता है? दोस्तों, डिफेंस में पैसा सुन के आपका सिर घूम जाएगा। दुनिया में टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग 2024 में लगभग $2.4 ट्रिलियन थी। मतलब दुनिया के हर इंसान पर लगभग $300 यानी 25,000 रुपए हर साल मिलिट्री पर खर्च होते हैं। अमेरिका अकेला इसका 41% स्पेंड करता है, चाइना करता है 11%, इंडिया करता है लगभग 3.5%। तो ये पर्सपेक्टिव क्लियर करता है कि अमेरिका कितना डोमिनेंट है। अब फ्लैट बात करते हैं आर्म्स ट्रेड की, मतलब कौन किससे वेपन्स खरीदता और बेचता है। सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है अमेरिका। ग्लोबल आर्म्स ट्रेड का 42% अकेले अमेरिका करता है। मतलब पूरी दुनिया में जो भी वेपन्स खरीदे जा रहे हैं, उनमें से हर 100 में से 42 अमेरिका से आते हैं। अमेरिका के मेजर क्लाइंट्स हैं सऊदी अरेबिया, इजराइल, जापान, इंडिया, ताइवान और यूरोपियन कंट्रीज। नंबर 2 एक्सपोर्टर है फ्रांस, 9.8% शेयर के साथ। फ्रांस ने रफाल जेट्स इंडिया, इजिप्ट, ग्रीस और UAE को बेचा है। नंबर 3 है रशिया, 6.8%, जो यूक्रेन वॉर की वजह से काफी कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में। नंबर 4 जर्मनी 5.7% और नंबर 5 चाइना 5.6%, जिसकी वेपन्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफ्रीकन कंट्रीज में जाती हैं। और सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन है? पहले नंबर पर है यूक्रेन वॉर की वजह से उन्हें सबसे ज्यादा वेपन्स बाहर से चाहिए, ग्लोबल इंपोर्ट्स का 9.7%। दूसरे नंबर पर है इंडिया 8.2%। ये एक ऐसी रियलिटी है जो इंडिया बदलना चाहता है और इस दिशा में काम भी हो रहा है। अब फ्लैट बात करते हैं कंपनीज की, वो बैड डिफेंस कंपनीज जिन्होंने इन सब वेपन्स को बनाया। दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। ये अमेरिकन कंपनी है। इसकी रेवेन्यू सर्फ डिफेंस सेक्टर में लगभग $67 बिलियन है। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट इसी ने बनाया है, जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड ऑपरेशनल फाइटर जेट है। नंबर 2 है रेथियन या RTX। ये मिसाइल्स, रेडार सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, जिसमें पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। नंबर 3 है नॉर्थरोप ग्रमन। B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर इसी ने बनाया है। नंबर 4 है बोइंग डिफेंस। नंबर 5 है बायो सिस्टम्स। ये ब्रिटिश कंपनी है जो शिप्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और सबमरीन्स बनाती है। नंबर 6 है जनरल डायनामिक्स, सबमरीन्स और लैंड सिस्टम्स। और एक नया नाम है जो आपको याद रखना चाहिए, एंडुरिल इंडस्ट्रीज। ये एक सिलिकॉन वैली स्टार्टअप है जो AI पावर्ड ऑटोनोमस वेपन्स बना रहा है। ट्रेडिशनल डिफेंस कंपनीज को सीधा चैलेंज दे रहा है। इंडिया में भी डिफेंस कंपनीज बाद रही हैं। हाल, DRDO, BEL, BDL, L&T डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम्स, ये सब आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा हैं। ए फ्लैट जाते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये वर्क का फ्यूचर डिसाइड करता है। अमेरिका में सिर्फ मिलिट्री AI पर खर्चा लगभग $2 बिलियन पर ईयर है। सोच कर देखिए, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। इसके अलावा 1.7 से $3.5 बिलियन ऑटोनोमस सिस्टम्स पर।
अमेरिका एयरफोर्स 1000 AI कंट्रोल ड्रोन्स डिप्लॉय करना चाहती है जो क्रूड फाइटर जेट्स के साथ फ्लाई करेंगे। इनका नाम है कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट CCA। ये ड्रोन्स खुद डिसाइड करेंगे कब अटैक करना है, कब रिट्रीट करना है, कैसे फॉर्मेशन चेंज करनी है बिना किसी ह्यूमन के डायरेक्ट इनपुट के। चाइना का अप्रोच है जो वो इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर कहते हैं, मतलब वर्क को कंप्लीटली AI से रन करना। लैंड, सी, एयर, स्पेस, साइबर, हर डोमेन में AI। चाइना ने दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, मिकियस नाम का, और उनका क्वांटम नेटवर्क ऑलरेडी ऑपरेशनल है। ये क्वांटम टेक्नोलॉजी फ्यूचर में सब करंट एन्क्रिप्शन को तोड़ सकती है। रशिया है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में आगे। उनका पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन, इसको सुन के रो दोगे। ये एक अंडरवाटर ड्रोन है जो न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी करता है, 100+ नॉट्स की स्पीड से चल सकता है और प्रैक्टिकली डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। ये कोस्टल सिटी को वाइप आउट कर सकता है सुनामी क्रिएट करके। इजराइल, साइज में छोटा, टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर, आयरन डोम ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अ फ्लैट आयरन बीम, ये एक लेजर वेपन है जो ड्रोन्स और मिसाइल्स को लाइट की बीम से गिरा सकता है और कॉस्ट पर शॉट है सिर्फ कुछ डॉलर्स, जबकि एक इंटरसेप्टर मिसाइल का कॉस्ट कुछ लाख डॉलर्स होता है। गेम चेंजर है ये। टर्की का बैरक्टर TB2 ड्रोन, ये पहले से ही दुनिया का ध्यान खींच चुका है। यूक्रेन वरमैन, लिबिया मैन, सीरिया मैन, एक अफोर्डेबल ड्रोन ने एक्सपेंसिव टैंक्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को बर्बाद किया। अ फ्लैट टर्की कान नाम का 5th जनरेशन फाइटर जेट टेस्ट कर रहा है और कीजिल एल्मा नाम का जेट पावर्ड कॉम्बैट ड्रोन। इंडिया में DRDO प्रलय हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है। AI एनेबल्ड स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम ऑथराइज्ड कर दिया गया है और मेत्ते के साथ मिलकर मिलिट्री ग्रेड AI चिपसेट्स डेवलप हो रहे हैं। ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल भी टेस्टिंग में है। ये स्मॉलर, फास्टर और मोर मैन्यूवरेबल होगा। साउथ कोरिया FX नाम का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर बना रहा है, जापान और UK के साथ मिलकर। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भी अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं। अब फ्लैट दोस्तों, अब आते हैं वर्क के फ्यूचर पर, मतलब 2030, 2035, 2040 माइन वर्क कैसी दिखेगी। पहला और सबसे बड़ा चेंज है ह्यूमन सोल्जर्स का बैटलफील्ड से धीरे धीरे हटना। ये सोच के बहुत साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन आज से 20 साल में हाई इंटेंसिटी वॉर माइन डायरेक्टली लड़ रहे ह्यूमन सोल्जर्स बहुत रेयर होंगे। ड्रोन्स, ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल्स, रोबोटिक सिस्टम्स, ये सब ले लेंगे उनकी जगह। ह्यूमंस का रोल होगा ओवरसाइट, स्ट्रैटेजी और साइबर ऑपरेशंस। दूसरा बड़ा चेंज, हाइपरसोनिक वेपन्स ने सब कुछ बदल दिया है। आज जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, पेट्रियट, THAAD, S-400, ये सब सबसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल्स के अगेंस्ट डिजाइन हुए हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मार्च 5 से मार्च 27 तक चल सकता है और मिड फ्लाइट डायरेक्शन चेंज कर सकता है। डिफेंस के लिए डिसीजन टाइम सिर्फ 5 मिनट से भी कम रह जाता है। कोई भी करंट सिस्टम इससे रोक नहीं सकता रिलायबली, इसलिए स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर्स पर रिसर्च चल रहा है। तीसरा चेंज, स्पेस रियल वॉर फाइटिंग डोमेन बैन गया है। GPS खत्म करो, एनिमी के सोल्जर्स ब्लाइंड हो जाते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय करो, कमांड एंड कंट्रोल कोलैप्स हो जाता है। ISR सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय करो, रियल टाइम इंटेलिजेंस खत्म। अमेरिका का स्पेस फोर्स, चीन का स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, इंडिया का डिफेंस स्पेस एजेंसी, ये सब इसी को लेकर हैं। इंडिया ने भी 2019 मेन मिशन शक्ति में अपना ASAT वेपन टेस्ट करके दुनिया को दिख दिया कि हम भी स्पेस वॉरफेयर के लिए रेडी हो रहे हैं। चौथा चेंज, साइबर वॉर और कॉग्निटिव वॉरफेयर, ये भी कन्वेंशनल वॉर से पहले आता है। डीप फेक्स, AI जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, ये सब वेपन्स हैं। रशिया ने यूक्रेन पर फिजिकली अटैक करने से पहले मैसिव साइबर अटैक्स किए थे। ये ट्रेंड फ्यूचर में और बढ़ेगा। पांचवा चेंज, ड्रोन स्वॉर्म्स। इमेजिन करो 1000 छोटे ड्रोन्स एक साथ अटैक करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से। इनमें से 900 को मार भी लो, फिर भी 100 अपना टारगेट हिट करेंगे। और ये स्वॉर्म्स AI से कोऑर्डिनेट होते हैं, इतनी फास्ट की ह्यूमन रिएक्शन टाइम काम नहीं आता। एक स्वॉर्म की कॉस्ट कुछ करोड़ रुपए, एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कॉस्ट 50,000 करोड़ से ज्यादा। ये कॉस्ट एक्सचेंज रेशियो कंप्लीटली मिलिट्री स्ट्रैटेजी को उलट रहा है। छठा चेंज, एनर्जी वेपन्स या डायरेक्टेड एनर्जी, लेजर गन्स, रेल गन्स, पार्टिकल बीम्स। साउंड फिल्मी लगता है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और चीन सब एक्टिवली इन पर काम कर रहे हैं। इनका फायदा यह है कि कॉस्ट पर शॉट ऑलमोस्ट जीरो है और लाइट स्पीड पर ट्रैवल करता है, कोई भी वेपन इससे डोज नहीं कर सकता। सातवां चेंज, क्वांटम कंप्यूटिंग। आज दुनिया के सारे सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशंस एक स्पेसिफिक टाइप की इंक्रिप्शन पर डिपेंड करती हैं, RSA इंक्रिप्शन। क्वांटम कंप्यूटर जब फुली मैच्योर होगा, ये सब एन्क्रिप्शन सेकंड्स में तोड़ सकता है।
मतलब आज जो मैसेजेस सिक्योर हैं कल रीडेबल हो सकते हैं। इसलिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी अनब्रेकेबल क्वांटम एन्क्रिप्शन पर रेस चल रही है और चीन इस रेस में फिलहाल आगे है। फ्लैट बात करते हैं एक्चुअली एडवांस सिस्टम्स की जो आज एग्जिस्ट करते हैं। B-21 रेडर अमेरिका का नया स्टेल्थ बॉम्बर, ये F-117 और B-2 का सक्सेसर है। रेडार पर प्रैक्टिकली इनविजिबल है, न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकता है और दुनिया में कोई भी कंट्री इसको कॉन्फिडेंट होकर ट्रैक नहीं कर सकती। ये पहले हाई ऑपरेशनल हो चुका है। रशिया का अवगार्ड, ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जो मार्च 27 पर ट्रैवल करता है। इसका मतलब है 1 सेकंड में लगभग 9 किलोमीटर्स। ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करता है और किसी भी करंट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिफीट करता है। ये भी ऑपरेशनल है ऑलरेडी। चाइना का DF-17 ऑपरेशनल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, डिजाइन स्पेसिफिकली शॉर्ट टू मीडियम रेंज टारगेट्स को हिट करने के लिए विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। और चीन का WZ-8, ये एक हाइपरसोनिक रिकॉनेसेंस ड्रोन है जो मार्च 4 पर उड़ता है, सैटेलाइट की जगह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और इम्पॉसिबल है इंटरसेप्ट करना। इजराइल का आयन बीम टेस्टिंग फेज में है, लेकिन बेसिकली एक लेजर वेपन है जो इनकमिंग ड्रोन्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स को मिड एयर में बर्न कर देता है। कॉस्ट पर शॉट कुछ डॉलर्स ओनली। अमेरिका का F-47 ये 6th जनरेशन फाइटर है जिसका नाम प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया। ये F-35 और F-22 से भी एडवांस्ड होगा। इसके साथ AI ड्रोन विंगमैन फ्लाई करेंगे जो खुद डिसीजंस लेंगे। कोलंबिया क्लास सबमरीन अमेरिका बिल्ड कर रहा है। ये नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर सबमरीन है जो 42 न्यूक्लियर मिसाइल्स कैरी कर सकती है और 40 साल तक प्रैक्टिकली अनडिटेक्टेड रह सकती है। साउथ कोरिया का K2 ब्लैक पैंथर टैंक, दुनिया के मोस्ट एडवांस टैंक्स में से एक जो ऑलरेडी पोलैंड और नॉर्वे को एक्सपोर्ट हो रहा है। ब्राह्मोस इंडिया और रशिया का जॉइंटली डेवलप्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है और दुनिया के फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्राह्मोस NG और एक पॉसिबल हाइपरसोनिक वर्जन पाइपलाइन में है। तो दोस्तों ये था एक क्विक टूर दुनिया के मोस्ट एडवांस सिस्टम्स का। अब फ्लैट आते हैं US इस क्वेश्चन पर जो सब सुनना चाहते हैं। क्या हम एलियन से लड़ सकते हैं? ये सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन दोस्तों ये एक्चुअली एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है आज के टाइम में। अमेरिका की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली UAP अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना को एक्नॉलेज किया है। AARO नाम की एक ऑफिस बनाई गई है स्पेसिफिकली नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो गवर्नमेंट खुद इस टॉपिक को सीरियसली ले रही है। तो चलते हैं पूरे एनालिटिकल साइंटिफिक अप्रोच से इस सवाल का जवाब ढूंढे। हमारे पास क्या है? पहली बात, न्यूक्लियर वेपन्स। दुनिया में आज लगभग 12,500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। रशिया के पास सबसे ज्यादा हैं, 6,200 के आसपास। अमेरिका के पास 5,500 के आसपास। इन सबको अगर एक साथ उस करें टोटल एक्सप्लोजिव यील्ड लगभग 6,50,000 मेगाटन होगी। ये एक नंबर है जो दिमाग नहीं पकड़ सकता। हिरोशिमा बॉम्ब 15 किलोटन का था, तो 6,50,000 मेगाटन मतलब हिरोशिमा बॉम्ब से 4.3 करोड़ गुना ज्यादा पावरफुल। दूसरी बात, हाइपरसोनिक मिसाइल्स मार्च 27 तक की स्पीड, लो अर्थ ऑर्बिट की एल्टीट्यूड्स तक पहुंच सकती हैं और ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तीसरी बात, एंटी सैटेलाइट वेपन्स। इंडिया, अमेरिका, चाइना, रशिया चारों ने सक्सेसफुली सैटेलाइट्स गिराई हैं, मतलब हम नियर अर्थ स्पेस में एक हाथ तक ऑपरेट कर सकते हैं। चौथी बात, AI ड्रोन स्वॉर्म्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स, EMP, जो एनिमी की इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सब मिलाकर हमारे पास क्या पिक्चर बनती है? अ फ्लैट एक्चुअल क्वेश्चन, एलियन सिविलाइजेशन कैसी होगी जो इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकती है? दोस्तों ये समझना जरूरी है। हमारे नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी करें तो 4.2 साल लगते हैं और लाइट की स्पीड अवेलेबल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी से बिलियन गुना ज्यादा फास्ट है। तो कोई भी सिविलाइजेशन जो इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकती है वो एनर्जी के यूज में हमसे ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड आगे होगी। फिजिसिस्ट्स एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कर्दाशेव स्केल। टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने पूरे प्लैनेट की एनर्जी यूज करती है। टाइप 2 अपने स्टार की एनर्जी यूज करती है। टाइप 3 अपनी गैलेक्सी की एनर्जी यूज करती है। हम अभी टाइप 1 भी नहीं है पूरी तरह से। एक टाइप 2 सिविलाइजेशन के लिए हमारे न्यूक्लियर वेपन्स एज होंगे जैसे हमारे लिए एक मैचस्टिक की आग, पूरे और सिंपल। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर कोई जेन्युइनली स्पेस फेयरिंग हॉस्टाइल एलियन सिविलाइजेशन आए तो हमारे सारे वेपन्स मिलकर भी उनको सीरियसली हर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन है, साइंटिफिक कंसेंसस ये भी कहता है कि कोई भी सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस्ड है कि इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सके वो रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट से शायद बहुत आगे निकल चुकी होगी। एक सिविलाइजेशन जो स्टार की एनर्जी हार्नेस कर सकती है, यूज अर्थ की रिसोर्सेज या टेरिटरी की जरूरत क्यों होगी? तो मोस्ट साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अगर एलियंस आए
तो चांसेस हैं वो हॉस्टाइल नहीं होंगे। ज्यादा रियलिस्टिक नियर टर्म थ्रेट्स जो हम सच में डिफेंड कर सकते हैं वो हैं एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स। नासा ने डार्ट मिशन से एक एस्ट्रॉयड सक्सेसफुली डिफ्लेक्ट किया। ये प्रूव किया कि हम एक हद तक प्लैनेटरी डिफेंस कर सकते हैं। स्पेस डिब्री मैनेजमेंट, अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट प्रोटेक्शन, ये वो एरियाज हैं जहां हमारे एफर्ट्स एक्चुअली मीनिंगफुल हैं। एक क्विक रिकैप करते हैं इस पुअर एनालिसिस का। पहली बात, दुनिया की मिलिट्री पावर एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड है। अमेरिका, चाइना और रशिया, ये 3 कंट्रीज दुनिया की मिलिट्री रियलिटी डिसाइड करती हैं। बाकी सब इनका ऑर्बिट में घूमते हैं। दूसरी बात, इंडिया एक क्रिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, न्यूक्लियर आर्म्ड है, ब्रह्मोस और तेजस जैसे वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं और पहली बार सीरियसली आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर ने यह भी दिखाया कि ट्रेडिशनल आर्मी साइज से ज्यादा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मैटर करती है। तीसरी बात, वॉर का फ्यूचर एआई, ड्रोन्स, स्पेस और साइबर में है। जो कंट्री इन एरियाज में आगे होगी वो नेक्स्ट सेंचुरी की सुपर पावर होगी, चाहे उनके पास कितने भी ट्रेडिशनल सोल्जर्स हों। चौथी बात, आर्म्स ट्रेड एक $multi trillion बिजनेस है। अमेरिका अकेला ग्लोबल आर्म्स ट्रेड का 42% कंट्रोल करता है। फ्रांस, रशिया, जर्मनी, चाइना बाकी में कम्पीट करते हैं। इंडिया फिलहाल एक बायर से सेलर बनने की जर्नी पर है। पांचवी बात, हाइपरसोनिक वेपन्स ने एक एंटायरली न्यू डिटरेंस प्रॉब्लम क्रिएट की है। न्यूक्लियर डिटरेंस अभी भी काम करता है, लेकिन हाइपरसोनिक फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटीज अस बैलेंस को क्वाइटली अनस्टेबल कर रही हैं। छठवां बात, जो नेक्स्ट 20 साल में आने वाले हैं वो हैं एआई ऑर्केस्ट्रेटेड ऑटोनोमस वॉरफेयर, स्पेस बेस्ड वेपन्स, क्वांटम इंक्रिप्शन ब्रेकडाउन्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स एट स्केल और बायोलॉजिकल ग्रे जोन वॉरफेयर। ये सब साइमल्टेनियसली डेवलप हो रही हैं। और आखिरी बात, हम एलियन से शायद नहीं लड़ सकते अगर वो जेन्युइनली स्पेस फेयरिंग हो, लेकिन अर्थ के अंदर के थ्रेट्स, एस्ट्रॉइड्स, न्यूक्लियर वॉर, साइबर वॉरफेयर, पैंडेमिक लेवल बायोलॉजिकल अटैक्स, इनके अगेंस्ट हम इंक्रीजिंगली केपेबल होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज हमने पूरी दुनिया की मिलिट्री पावर, बजट्स, वेपन्स, कंपनीज, आर्म्स ट्रेड, R&D, फ्यूचर वॉरफेयर, फ्यूचरिस्टिक सिस्टम्स और इवन एलियंस तक का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि हफ्ते भर बात की जा सकती है, लेकिन उम्मीद है आज के इस एपिसोड ने आपको एक सॉलिड फाउंडेशन दे दी है समझने के लिए कि ये दुनिया एक्चुअली कैसी चलती है पर्दे के पीछे। एक चीज जो मेन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एंड मेन, बहुत बार हम न्यूज में सुनते हैं और डरते हैं वॉर्स के बारे में, लेकिन ये समझना जरूरी है कि न्यूक्लियर डिटरेंस या तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ने एक्चुअली ग्रेट पावर्स के बीच एक ऐस तरह की पीस बनाई हुई है जो हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स पर अनप्रेसिडेंटेड है। कोई भी लार्ज न्यूक्लियर कंट्री दूसरी लार्ज न्यूक्लियर कंट्री पर सीधा अटैक नहीं करेगा, क्योंकि दोनों जानते हैं इसका अंजाम म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन है। ये एक डार्क पीस है, लेकिन है पीस। रियल चैलेंज ये है कि जब एआई, ऑटोनोमस वेपन्स, हाइपरसोनिक फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटीज और स्पेस वॉरफेयर कंबाइन होती हैं, तो डिसीजन टाइम इतना कंप्रेस हो जाता है कि ह्यूमन ओवरसाइट मुश्किल हो जाता है। इसलिए आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज, इंटरनेशनल नॉर्म्स और मल्टीलैटरल डायलॉग्स, चाहे बोरिंग लगें, एक्चुअली सिविलाइजेशन बचाने के टूल्स हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। ये था एक एआई रिसर्च्ड पब्लिकली अवेलेबल डाटा पर बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को भी सुनाइए जो इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। नमस्कार। जय हिंद।